AEW 101 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 7 के विषय में बताएंगे, जिसका टॉपिक है विभिन्न सप्लाई पद्धतियां, सिंगल फेज वोल्टेज का उत्पादन, लाभ, हानियां तथा उपयोग, डिफरेंट सप्लाई सिस्टम्स, जनरेशन ऑफ सिंगल फेज वोल्टेज, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल हम अनेक प्रकार के विद्युत उपकरणों का प्रयोग रोज करते हैं, जो कि ज़्यादातर प्रत्यावर्ती धारा AC से संचालित होते हैं। कुछ उपकरण दिष्ट धारा DC से भी संचालित होते हैं। उनके लिए प्रत्यावर्ती धारा AC को DC में परिवर्तित करके प्रयोग में लाते हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के सप्लाई पद्धतियों के विषय में अध्ययन करेंगे। अब हम आपको कुछ चित्र दिखाते हैं। देखिए, ये कूलर है, इसका प्रयोग हम घरों में करते हैं। ये AC से चलता है, जो प्रत्यावर्ती धारा है उससे इसका प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से इस चित्र में देखिए बल्ब्स, ये बल्ब्स जो हैं वो AC सप्लाई से चलते हैं। और ये देखिए, ये फ्रिज है, और इस फ्रिज का प्रयोग भी हम घरों में जो करते हैं वो AC सप्लाई से फ्रिजेस चलते हैं। देखिए, ये ओवन है, माइक्रो ओवन, ये भी AC सप्लाई से चलता है। कंप्यूटर, ये कंप्यूटर जो है AC सप्लाई से चलता है, लेकिन डायरेक्ट AC से ना चल के पहले AC को DC में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद ये DC सप्लाई जो है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं वो DC सप्लाई से चलते हैं। उद्देश्य, आज के जो टॉपिक है उसका जो मेन उद्देश्य है, पहला, विभिन्न प्रकार के विद्युत सप्लाई के तरीके, सिस्टम्स के बारे में जानकारी। दूसरा, दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर, ओवरहेड तथा अंडरग्राउंड सप्लाई के तरीके, सिंगल फेज विद्युत वाहक बल का उत्पादन, उसके लाभ तथा हानियां, और सिंगल फेज विद्युत के उपयोग। परिचय, विद्युत शक्ति देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है, तथा इस वजह से विद्युत शक्ति का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बड़े पैमाने पर विद्युत शक्ति का उपयोग तभी हो सकता है जब विद्युत शक्ति को बड़े पैमाने पर उत्पन्न किया जाए। इसलिए विद्युत शक्ति को बनाने के लिए नाभिकीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा थर्मल पावर स्टेशंस तथा जलीय ऊर्जा हाइड्रो पावर स्टेशंस या प्लांट्स की आवश्यकता होती है। अब हम आपको कुछ चित्र दिखाते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के पावर स्टेशंस दिखाए गए हैं। पहला चित्र है थर्मल पावर स्टेशन का। ये देखिए, थर्मल पावर स्टेशन है, इसके अंदर पानी को गर्म करके बिजली बनाई जाती है। ये चित्र भी थर्मल पावर स्टेशन का चित्र है, इसके अंदर भी पानी को गर्म करते हैं, इससे स्टीम बनती है, और उस स्टीम से जो है जनरेटर चलता है, टरबाइन चलती है। ये थर्मल पावर स्टेशन के अंदर का चित्र है, जिसके अंदर जनरेटर दिखाए गए हैं। इन जनरेटर के अंदर जो है बिजली पैदा होती है। अब ये चित्र देखिए, ये हाइड्रो पावर स्टेशन का चित्र है। यहाँ चित्र में डैम दिखाया गया है। इस डैम के द्वारा पानी को इकट्ठा किया जाता है, पानी का हाइट बढ़ाई जाती है, और उससे जो है उस प्रेशर की वजह से टरबाइन चलती है, जो कि हाइड्रो टरबाइन है।
और उसके साथ जनरेटर लगा होता है और वो जनरेटर सप्लाई देता है। उसी तरह से ये छोटे जनरेटर्स हैं जो कि डीजल जनरेटर्स हैं। डीजल इंजन के द्वारा जनरेटर कपल्ड है और वो जनरेटर जो है चलता है। जब डीजल इंजन चलता है तो जनरेटर चलता है और जनरेटर आपको एसी सप्लाई देता है। हमारे देश में विद्युत शक्ति 11 केवी तथा 33 केवी वोल्ट्स में उत्पन्न करने के पश्चात अति उच्च वोल्टता 400 केवी में परिवर्तित करके उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है तथा शहर के नज़दीक उसको ट्रांसफार्मर द्वारा 33 केवी, 11 केवी और 400 वोल्ट्स में बदल दिया जाता है। तो जनरेशन वोल्टेज जो है 11 केवी और 33 केवी है और जो ट्रांसमिशन वोल्टेज है वो हमारा मेन ट्रांसमिशन वोल्टेज 400 केवी है। अब देखिए इस चित्र में ये 400 केवी की ट्रांसमिशन लाइंस दिखाई दी गई है जिसके द्वारा हमारा ट्रांसमिशन 400 केवी का चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक सबस्टेशन है जो 400 केवी को 220 केवी में बदल देता है। तो ये सबस्टेशन जो है 220 केवी का सबस्टेशन है। इसके बाद वोल्टेज को और कम करके 11 केवी पर ट्रांसमिट करते हैं। तो जो आपके घरों में सप्लाई पहुंचती है उससे पहले एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि 11 केवी का ट्रांसफार्मर है। और देखिए इस चित्र में ये 11 केवी और 400 वोल्ट्स की लाइंस दिखाई दी गई हैं। इसके बाद अब ये चित्र देखिए, इस चित्र के अंदर ये ट्रांसफार्मर है। पोल के ऊपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जहाँ पर 11 केवी की सप्लाई आ रही है और उसको 400 वोल्ट में बदल देता है और 400 वोल्ट की 3 फेज सप्लाई है जो कि आपके घरों तक आती है। वहाँ से सिंगल फेज में कन्वर्ट होके आपके घरों में सप्लाई जाती है। तो ये भी देखिए चित्र, यहाँ ट्रांसमिशन टावर्स दिखाएं जिसमें इस तरह से सप्लाई जा रही है। अब विभिन्न प्रकार की विद्युत शक्ति, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर के बारे में बताया जाएगा। आजकल हर जगह प्रत्यावर्ती धारा को ही उत्पन्न करते हैं, परंतु कुछ देशों में दिष्ट धारा को भी उत्पन्न किया जाता है। विभिन्न प्रकार की सप्लाई होने के कारण उसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, दिष्ट धारा एसी। हमारे यहाँ विद्युत शक्ति प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर से उत्पन्न की जाती है। इस चित्र में देखिए, इस चित्र में हाइड्रो पावर स्टेशन के बारे में बताया गया है। इसके अंदर डैम बनाकर पानी को इकट्ठा किया जाता है और उस पानी का जो प्रेशर है उससे टरबाइन चलाई जाती है और वो टरबाइन अल्टरनेटर जो कि एसी जनरेटर है उसको चलाता है। तो इस प्रकार एसी सप्लाई जनरेट की जाती है और फिर उसको 400 केवी पर ट्रांसमिट करते हैं। तो इस प्रकार एसी सप्लाई जो है वो जनरेट की जाती है। अब ये चित्र देखिए, इसके अंदर एसी सप्लाई का जो वेव फॉर्म है वो दिखाया गया है। तो वेव फॉर्म जो है ऑल्टरनेटिंग वेव फॉर्म होता है, एसी जिसे कहते हैं। इसके अंदर एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल होता है, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है और फिर नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। तो इसे एसी साइन वेव कहते हैं। इसका उच्चतम मान ई मैक्सिमम स्थिर रहता है तथा ई तत्क्षणिक मान है जो कि समय के साथ साथ बदलता रहता है। दूसरा, दिष्ट धारा। जब प्रत्यावर्ती धारा बन जाती है तो उसे दिष्ट धारा में भी बदला जा सकता है। इसके लिए दिक्परिवर्तक, कम्यूटेटर या रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। इस धारा की दिशा तथा परिणाम मैग्नीट्यूड समय के साथ स्थिर कांस्टेंट रहता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखिए इस चित्र के अंदर +5 वोल्ट्स की सप्लाई दी है, दिखाई गई है और ये सप्लाई जो है वो डीसी सप्लाई है।
तो टाइम के रेस्पेक्ट में इसका जो मैग्नीट्यूड है और इसका जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। एसी के अंदर चेंज होता है जबकि डीसी के अंदर चेंज नहीं होता। अब आपको कुछ सप्लाई के चित्र दिखाए जाएंगे। ये डीसी सप्लाई के चित्र है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं। जो हम सप्लाई देंगे वो सप्लाई एसी होगी, वो इसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरह से इस चित्र में देखिए, ये भी डीसी सप्लाई के चित्र है जो आपकी लैब्स वगैरह में यूज़ करते हैं। जो एसी सप्लाई है उसको ये डीसी में कन्वर्ट कर देता है। अब ये चित्र इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल चित्र है। इसके अंदर जो सप्लाई आती है एसी, वो सबसे पहले ट्रांसफार्मर जाती है, उसके बाद रेक्टिफायर में आती है और फिर फिल्टर्स में जाते हुए इस तरह से डीसी सप्लाई मिल जाती है। इसकी अलग अलग शेप्स हैं। इसमें देखिए ये पाइप पावर सप्लाई है जो कि पाइप के आकार की है। इसमें इस चित्र में देखिए, इसमें रेक्टिफायर्स आपको दिखाए गए हैं। तो ये जो रेक्टिफायर्स हैं वो एसी को डीसी में बदल देते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। इसमें देखिए 3 फेज एसी सप्लाई आ रही है, उसमें ये जो बीच में दिखाए गए हैं ये रेक्टिफायर्स हैं। ये रेक्टिफायर्स इसको डीसी आउटपुट में बदल देते हैं, जैसा कि इस चित्र में ये 3 फेज के रेक्टिफायर्स हैं जो कि इसको डीसी में बदल देते हैं। अब आप ये चित्र देखिए, ये चित्र एक डीसी जनरेटर का चित्र है जिसके अंदर आप वाइंडिंग देख रहे हैं और वाइंडिंग के साथ जो है एक कम्यूटेटर लगा हुआ है। और ये कम्यूटेटर जो वाइंडिंग में एसी सप्लाई जनरेट होती है उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और कम्यूटेटर की हेल्प से हम डीसी को बाहर ले सकते हैं। इसके ऊपर ब्रशेस लगे होते हैं, जिन ब्रशेस की हेल्प से हम कम्यूटेटर में जो डीसी सप्लाई बन रही है उसको हम इससे बाहर ले सकते हैं। तो इस प्रकार एक डीसी जनरेटर में डीसी सप्लाई जनरेट होती है। अब आपको बताया जाएगा ओवरहेड और अंडरग्राउंड सिस्टम्स। तो ओवरहेड अंडरग्राउंड सिस्टम्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। जब विद्युत ऊर्जा खंभों के द्वारा स्थानांतरित की जाती है तो ओवरहेड सिस्टम कहलाती है। जैसा कि आप इस चित्र में देखिए, ये इलेक्ट्रिकल ट्रेन चलाने के लिए जो सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है जिसे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस भी कहते हैं। तो ये ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस इलेक्ट्रिकल ट्रेन को चलाने में काम आते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स जो हैं इस ओवरहेड लाइंस द्वारा चलती हैं। उसी तरह से इस चित्र में देखिए कि एक घर है और घर के ऊपर से लाइन जा रही है। तो ये आदमी जो है सीढ़ी पकड़ के इस लाइन को ठीक कर रहा है। तो ये भी जो है वो ओवरहेड लाइंस हैं। उसी तरह से ये देखिए, इन खंभों के ऊपर भी जो तार जा रहे हैं ये सब ओवरहेड लाइंस हैं। इस चित्र में भी देखिए ओवरहेड लाइंस की रिपेयर्स करते हुए दिखाया गया है। तो ये सब लाइंस जो हैं ओवरहेड हैं, जो कि सर के ऊपर से जाती हैं, खंभों के द्वारा जाती हैं, तो इनको ओवरहेड लाइंस कहते हैं। और जब विद्युत ऊर्जा धरती में लगभग 1.5 मीटर गहराई से केबल की सहायता से स्थानांतरित की जाती है तो अंडरग्राउंड सिस्टम कहलाता है। ओवरहेड सिस्टम कम खर्चीला होता है तथा हमारे देश में यही तरीका सिस्टम प्रयोग में लाया जाता है। अब आपको कुछ अंडरग्राउंड सिस्टम्स के बारे में दिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक होटल है और इस होटल में बाहर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। तो इस स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन के लिए अंडरग्राउंड केबल बिछाई गई है। तो ये चित्र देखिए अंडरग्राउंड केबल का है। और इसी में अगला चित्र देखिए, इसमें अलग अलग तरह के केबल्स जो हैं वो बिछाई जा रही हैं जो कि ज़मीन के अंदर से जाती हैं। कुछ केबल्स जो हैं वो दीवार के अंदर से भी जाती हैं, इनको भी अंडरग्राउंड केबल्स कहते हैं। ये कंसील्ड होती हैं, दीवार के अंदर जाती हैं। अब इस चित्र में देखिए, इस चित्र में भी केबल्स हैं जो कि नीचे से जा रही हैं। इसी तरह से इस चित्र में देखिए, इसमें कई सारे अंडरग्राउंड केबल्स हैं, कुछ पाइपलाइंस हैं
उनके थ्रू केबल्स जा रही हैं। उसी तरह से ये मशीन है। अब इस मशीन में जो सप्लाई आएगी वो अंडरग्राउंड होगी, नीचे से। तो ज़मीन के अंदर खोद कर डक्ट्स बनाकर उनके अंदर से केबल दी जाती हैं, और उसमें जो केबल्स पड़ती हैं वो इस तरह की होती हैं। इस चित्र में देखिए एक केबल दिखाई गई है, और कुछ केबल्स जो हैं वो इस तरह की भी होती हैं कि ये पीली केबल है, नीली है, काली है। तो इस तरह की केबल्स भी यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं। देखिए इस तरह की केबल भी है, जो कि इसमें कई तरह के छोटे छोटे तार हैं, वो सब एक केबल के थ्रू जा रहे हैं। और उसी तरह से जो कंप्यूटर्स हैं, उन कंप्यूटर्स के अंदर देखिए इस चित्र में केबल्स आपको दिखाई दी गई हैं अंदर। तो ये सब जो है अंडरग्राउंड है। उसी तरह से कुछ केबल्स ऐसी भी होती हैं जो ओवरहेड भी होती हैं, जैसे एक टीवी का एंटीना है, तो यहाँ से जो केबल्स आ रही हैं ये केबल्स हैं ओवरहेड केबल्स। इस चित्र में भी कुछ ओवरहेड केबल्स दिखाई गई हैं। अब अगला डिस्ट्रीब्यूशन की विधियां, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स। पावर सप्लाई के लिए दो प्रकार के सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, डीसी सप्लाई सिस्टम और एसी सप्लाई सिस्टम। डीसी सप्लाई सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, डीसी दो तार विधि, 2 वायर डीसी सिस्टम और 3 वायर डीसी सिस्टम। एसी सप्लाई सिस्टम, अब आपको बताया जाएगा एसी सप्लाई सिस्टम के बारे में। एसी सप्लाई अधिकतर 3 फेज की ही पैदा की जाती है। प्रत्येक 3 फेज के एसी जनरेटर से 6 तार बाहर निकलती हैं। फिर उन तारों को 2 प्रकार से जोड़ा जा सकता है। पहला स्टार कनेक्शन, तो इस चित्र में देखिए इन 6 तारों को स्टार की तरह से जोड़ा गया है। और स्टार में भी 2 तरीके होते हैं, 3 फेज 3 वायर स्टार कनेक्शन और 3 फेज 4 वायर स्टार कनेक्शन। और जो दूसरा कनेक्शन का मेथड है वो डेल्टा कनेक्शन, तो 6 तारों को डेल्टा के फॉर्म में जोड़ा जाता है। तो इसके अंदर 3 फेज 3 वायर डेल्टा कनेक्शन। 3 फेज एसी सप्लाई को 2 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, एसी 3 फेज 3 वायर और एसी 3 फेज 4 वायर। तो यहाँ पे एसी 3 फेज 4 वायर सिस्टम दिखाया गया है, जिसके अंदर रेड, ब्लू और येलो 3 फेजेस हैं और एक न्यूट्रल तार है। तो इस तरह से 3 फेज और 4 वायर सिस्टम हुआ। इसमें 2 फेज के बीच का जो वोल्टेज है वो 415 वोल्ट है, और एक फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज 240 वोल्ट है। तो घर में जो सप्लाई आती है वो सप्लाई आपके सिंगल फेज की आती है। इसका मतलब एक फेज है और एक न्यूट्रल पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज है वो 240 वोल्ट, करीब करीब 230 वोल्ट आपके घर में सप्लाई मिलती है। अब अगला टॉपिक है विद्युत वाहक बल का उत्पादन, जनरेशन ऑफ ईएमएफ। तो विद्युत वाहक बल का उत्पादन के लिए निम्न आवश्यकता पड़ती है। पहला फ्लक्स, दूसरा कंडक्टर चालक, तीसरा यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी, चौथा ब्रशेस और स्लिप रिंग। अब सबसे पहले एक चित्र देखिए। ये चित्र एक डीसी जनरेटर का चित्र है, जिसके अंदर एक पोल दिखाया गया है, एक मैग्नेट दिखाया गया है। इस मैग्नेट में 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसके बीच में एक कंडक्टर रखा गया है और इस कंडक्टर के साथ स्लिप रिंग्स लगी हुई हैं, जिसके ऊपर ब्रशेस आपको दिखाई दी जा रही हैं। जब ये कंडक्टर घूमेगा, रोटेट करेगा, तो फ्लक्स को ये कट करेगा और इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब देखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जब एक चालक चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी से घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तो चालक फ्लक्स
चुंबकीय क्षेत्र को काटता है। जैसा कि इस चित्र में देखिए, यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। फ्लक्स जो है नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जा रहा है और बीच में कंडक्टर रखा गया है, और ये कंडक्टर जब घूमेगा तो फ्लक्स को ये कट करेगा और इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो उस चालक में एक विद्युत वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसका मान फ्लक्स पर, कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी पर और चालकों की संख्या पर निर्भर करता है। यह विद्युत वाहक बल एक ज्वावक्रीय साइन वेव का होगा, जिसका समीकरण E = EM साइन ऑफ ओमेगा t वोल्ट्स होगा, जहां E जो है विद्युत वाहक बल का तत्क्षणिक मान इंस्टेंटेनियस वैल्यू और EM अधिकतम मान है, और जो अधिकतम मान है EM का मान n ओमेगा और phi m पर निर्भर करता है, जहां phi m अधिकतम फ्लक्स, ओमेगा कोणीय वेग और n चालकों की संख्या, और जिसका वक्र वेवफॉर्म निम्न चित्र में दर्शा गया है। तो ये जो है वो साइन वेव है। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो फ्लक्स को काटेगा और इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और उसकी जो शेप है वो ये साइन वेव की शेप में होता है। अब एक फेजी सिस्टम के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ सिंगल फेज सिस्टम। पहला, इसमें दो ही तार होते हैं, एक फेज की और दूसरा न्यूट्रल की होती है। दूसरा, इसमें लाइन हानियां कम होती हैं, लाइन लॉसेस कम होते हैं। तीसरा, एक फेज सप्लाई में हम बहुत छोटी मोटरें, कम शक्ति वाली जो छोटी मोटरें होती हैं को भी चला सकते हैं। सिंगल फेज से चलने वाली मोटरें कम दाम की होती हैं, तो जो घरेलू मोटर्स होती हैं। चौथा, सिंगल फेज से चलने वाली मोटरें कम दाम की होती हैं, तो ये मोटरें सस्ती होती हैं। पांचवा, सिंगल फेज सप्लाई का वोल्टेज 3 फेज सप्लाई के वोल्टेज से कम होने के कारण इसमें झटका लगने का भय कम होता है। अब एक फेजी सिस्टम की हानियां, डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल फेज सिस्टम। 3 फेज की मोटरें तथा यंत्र नहीं चलाए जा सकते। दूसरा, औद्योगिक बड़ी कंपनियों को 3 फेज सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि 3 फेजी बड़े अश्वशक्ति हॉर्स पावर की मोटरें प्रयोग में लाई जाती हैं। तीसरा, एक फेज में 2 तार ही होते हैं। यदि एक तार टूट जाए या खराब हो जाए तो उस स्थिति में पूरी फेज की सप्लाई रुक जाती है। 3 फेज में यदि एक फेज रुक जाए तो बाकी 2 फेज से एक फेज प्रयोग में लाई जा सकती है। पांचवा, एक फेज की सप्लाई की वजह से एक फेज मोटरें उपयोग में लानी पड़ती हैं, जो कि कम क्षमता वाली होती हैं, कम बल घूर्ण विकसित करने वाली होती हैं और कम शक्ति गुणांक पर कार्य करने वाली होती हैं। इस वजह से 3 फेज सप्लाई का प्रयोग इंडस्ट्रीज में किया जाता है। अब अगला, इसके उपयोग। तो सिंगल फेज सप्लाई के उपयोग, दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाले विद्युत यंत्र लगभग सभी एक फेज से ही चलते हैं, जैसे पंखे, कूलर, रेफ्रिजरेटर, टीवी, कंप्यूटर आदि। अब आपको इन अप्लायंसेस के चित्र दिखाते हैं।
जैसा देखिए पहला चित्र, इसके अंदर ये एक पंखे का चित्र है जो कि सिंगल फेज सप्लाई से चलता है। उसी तरह से ये दूसरा चित्र देखिए, ये रूम कूलर का चित्र है जो कि सिंगल फेज एसी सप्लाई से चलता है। उसी तरह से ये चित्र है रूम हीटर का जो कि सिंगल फेज सप्लाई से ही चलता है। उसी तरह से घर में जो आप फ्रिज यूज़ करते हैं, ये जो फ्रिज है ये भी सिंगल फेज सप्लाई से ही चलता है। इसके अलावा ये देखिए टीवी, ये भी आपका सिंगल फेज सप्लाई से चलता है। उसी तरह से घर में जो कंप्यूटर्स आप प्रयोग करते हैं वो भी सिंगल फेज सप्लाई से चलते हैं। तो इस तरह से सिंगल फेज सप्लाई का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है और घर में ज़्यादातर जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप यूज़ करते हैं वो सब सिंगल फेज से ही चलते हैं। अब अंत में सारांश, समिंग अप। तो आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? इस अध्याय में हमने विभिन्न प्रकार के विद्युत सप्लाई के विषयों में पढ़ा तथा सिंगल फेज सप्लाई के उत्पादन और उसके लाभ और हानियां तथा उपयोगों के बारे में जानकारी ली। तो इस तरह से हमने आज एसी सप्लाई के बारे में पढ़ा। अब अगला क्लास असाइनमेंट, कक्षा कार्य। तो अब आपको बताया जाएगा कि क्लास असाइनमेंट में आपको क्या काम करना है। तो आपको अपने कार्यशाला में प्रयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार के यंत्रों की सूची बनानी है जो कि सिंगल फेज सप्लाई से चलते हैं, ताकि आप ये देखें कि आपके लैब के अंदर कौन कौन से अप्लायंसेस हैं, मशीनें हैं जो कि सिंगल फेज सप्लाई से चलती हैं। और कार्यशाला में उन यंत्रों की भी सूची बनाओ जो कि डीसी सप्लाई से चलती हैं तथा यह पता करो कि डीसी सप्लाई कहां से आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि डीसी सप्लाई डायरेक्ट कहीं से नहीं आती, आपको एसी को ही डीसी में बदलना होता है। तो किस तरह से बदला जा रहा है इसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी है। अब आपको बताया जाएगा कि आपको लैब में कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है। आज आपको लैब में एक्सपेरिमेंट नंबर 7 करना है, जिसका टॉपिक है, उद्देश्य है ओम के नियम का सत्यापन। तो आज आपको ओम के नियम को सत्यापित करना है। इसके लिए जो आवश्यक सामग्री है, यंत्र है, उसकी सूची है। इसमें पहला देखिए सीरीज टेस्टिंग बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा वोल्टमीटर MC टाइप 0 से 300 वोल्ट्स, एमीटर MC टाइप 0 से 1 एम्पियर, वेरिएबल रेजिस्टेंस 100 ओम्स 2 एम्पियर का और फिक्स रेजिस्टेंस 100 ओम्स 1 एम्पियर का और DPST स्विच की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको DC सप्लाई की भी जरूरत पड़ेगी। प्रोसीजर, कार्यविधि। इस एक्सपेरिमेंट के 2 भाग हैं। पहला, स्थिर रेजिस्टेंस अवस्था, फिक्स रेजिस्टेंस कंडीशन। जैसा कि आप इस चित्र में देखिए, इस चित्र में जो फिक्स रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस वोल्टेज और इसमें जो करंट जा रही है उसका मान हम ज्ञात कर रहे हैं। और इसके सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसके द्वारा हम करंट का मान वेरी कर रहे हैं। रेजिस्टेंस हमारा फिक्स्ड है, वोल्टेज और करंट की रीडिंग को हम नोट कर रहे हैं। तो क्या करना है आपको, चित्र के अनुसार कनेक्शन करें और उसे दोबारा चेक करें। स्विच को ऑन करें। फिक्स रेजिस्टेंस की करंट रेटिंग के अनुसार वेरिएबल रेजिस्टेंस को रखते हुए वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग नोट करें। वेरिएबल रेजिस्टेंस को विभिन्न अवस्थाओं में बढ़ाकर वोल्टेज को
कम करें और प्रत्येक अवस्था पर वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग नोट करें। सभी रीडिंगों को तालिका 1 में नोट करें और रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करें। इसके अलावा V और I के बीच ग्राफ खींचें। ग्राफ से यह पता लगता है कि V और I का अनुपात स्थिर व सीधी लाइन में है और यह स्थिर अनुपात रेजिस्टेंस कहलाता है। इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि वोल्टेज तथा करंट का अनुपात स्थिर है, जो कि ओम्स लॉ का नियम है। तो इस तरह से हम इस ओम के नियम को सत्यापित कर सकते हैं। अब इस चित्र में देखिए, इसमें एक ग्राफ खींचा गया है वोल्टेज और करंट के बीच में, जो कि सीधी रेखा में जा रहा है और यह सीधी रेखा रेजिस्टेंस को दर्शाती है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल है, तालिका नंबर 1, जो कि स्थिर रेजिस्टेंस पर रीडिंग जो लेंगे आप वो इस तालिका के अंदर भरेंगे। इसके बाद आपको दूसरा एक्सपेरिमेंट करना है, दूसरा पार्ट, जो कि स्थिर वोल्टेज अवस्था में करना है। तो इसके लिए चित्र देखिए, ये चित्र बना हुआ है जो कि फिक्स वोल्टेज मेथड है, जिसमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज और इसमें जाने वाली धारा का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, आपको सप्लाई यहाँ से देनी है, सप्लाई वोल्टेज को आपको बढ़ाना है और वोल्टेज और करंट की रीडिंग्स नोट करनी है। तो एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग लेनी है और इन रीडिंग्स को आपको ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर भरना है। तो इसमें आप देखते हैं कि दूसरी स्थिति में जब वोल्टेज को स्थिर रखते हैं तो रेजिस्टेंस के कम होने पर करंट का मान अधिक हो जाता है। इस तरह से ये सिद्ध होता है कि जब वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट रहती है और करंट का मान अधिक हो जाता है तो रेजिस्टेंस का मान कम हो जाता है। तो इस ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर आपको इन रीडिंग्स को नोट करना होगा। कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन निकाला? तालिका 1 और 2 से यह स्पष्ट है कि इस सर्किट में करंट वोल्टेज के समानुपाती और रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती है। इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ने पर करंट का मान कम हो जाता है और करंट अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस का मान कम है। तो इस तरह से ओम्स लॉ को हम सत्यापित कर सकते हैं। अब आज आपको ये एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर करना है और लैब में एक्सपेरिमेंट करते समय पूरी सावधानी आपको लेनी होगी। धन्यवाद।